मेरा नाम निधत है और मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम 5 बहन भाई थे। मैं दूसरे नंबर पर थी। अब्बा कार मैकेनिक थे, इसीलिए गुजर बसर तकरीबन हो ही जाता था। हमारे घर में वाहिद मैं थी जिसे पढ़ने का शौक था, वरना मुझसे बड़ा और छोटा भाई मैट्रिक करते ही पढ़ाई छोड़कर काम पर जाने लग गए थे, जबकि मैं हर क्लास में पोजीशन लेकर अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए थी। मुझे शुरू से ही उर्दू अदब से काफ़ी दिलचस्पी थी। स्कूल और कॉलेज में बहुत से मुकाबले होते जिनमें मैं हिस्सा लेती और हमेशा जीत जाया करती थी। मैं अपनी तकरीर हमेशा खुद लिखा करती थी। मैं अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थी जब मेरे एक उस्ताद ने मुझे मशवरा दिया कि तुम कोई कहानी लिखकर अखबार या रिसाले में भेजो। मैंने डरते डरते बच्चों के लिए एक कहानी लिखी और अखबार में भेज दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छप जाएगी, मगर 1 महीने के बाद जब मेरी कहानी अखबार में छपी तो मैं तो खुशी से पागल हो गई। फिर अक्सर मेरी तहरीरें रिसालों में छपने लगी। हमारे खानदान में कोई दूर दूर तक राइटर नहीं था, इसीलिए मेरे सारे खानदान में मेरी बहुत वाहवाह हुई। कॉलेज में मेरी एक सहेली थी, अलीजा। वो भी कहानियां लिखती थी, लेकिन उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। मगर ये कुछ देर की बात थी। बहुत जल्द अलीजा के घर के हालात बदलने लगे। पता चला वो कहानियां लिखती है और उसे लिखने के उसे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन मुझे तो आज तक 1 रुपया कहीं से नहीं मिला था। उसका घर पिछली गली में था। मैं अक्सर उसके घर जाकर उससे बहुत पूछती कि मैं भी कमाना चाहती हूँ, मुझे भी बताओ कि तुमने ये सब कैसे किया, मगर वो टाल मटोल कर जाती। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह कामयाब बन जाऊं। मेरा भाई उसको पसंद करता था। मैंने सोचा कि अगर वो मेरी भाभी बनकर इस घर में आ जाएगी तो फिर तो उसे लाजमी बताना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने भाई की हौसला अफजाई की और अम्मा को मनाया। बहुत जल्द भाई की शादी हो गई और अलीजा मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। शादी वाली रात जब मैं उसे कमरे में बिठाने गई तो बैठते ही उसने फौरन मोबाइल निकाल लिया। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या करने लगी हो? कहने लगी, मैंने शाम तक कहानी लिखकर भेजने का वादा किया हुआ था, लेकिन वक्त ही नहीं मिला इसे पूरा करने का, तो अभी करने लगी हूँ। मैं हैरान होती हुई उसके कमरे से चली आई कि ऐसी भी क्या मजबूरी कि बंदा शौहर का इंतजार करने के बजाय कहानी पूरी कर रहा हो। खैर, अगली सुबह जब वो वलीमे के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने पूछा, तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो गई थी? कहने लगी, हाँ, शुक्र है वक्त पर भेज दी थी। मैंने कहा, अच्छा, मुझे भी आज पढ़वाना अपनी कहानी, मैं भी तो देखूं मेरी भाभी कैसा लिखती है। मैंने तो अपनी तरफ से बड़े लाड से कहा था, मगर जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि उसको अच्छा नहीं लगा। कहने लगी, सॉरी, मैं किसी को अपनी कहानी नहीं पढ़वा सकती क्योंकि अपनों की ही नजर लग जाती है। मैं मुंह बनाकर वहां से हट गई कि इसमें भला नजर वाली क्या बात है। वलीमे के दिन भी कमरे में जाते हुए मोबाइल पर लिखना शुरू हो गई। मेरे पूछने पर कहने लगी, असल में रोज एक कहानी लिखकर देनी होती है ना, इसीलिए मैं नागा नहीं कर सकती। लिखती तो मैं भी थी, लेकिन ये कैसा काम था जिसमें रोज एक कहानी देनी होती थी। मैं उलझन का शिकार हो गई। मैं तो कागज पर लिखकर अखबार वालों को भिजवाती और वो मोबाइल पर। मैंने सोचा शायद मोबाइल पर लिखने वाली कहानियों के पैसे मिलते हैं। मेरी भाभी सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती। जब उससे पूछते तो कहती, कहानी लिख रही हूँ। मैंने कई बार उससे दरखास्त की कि मुझे भी बताओ क्या करना है, कैसे करना है, मैं भी कमाना चाहती हूँ, मगर वो टाल जाती कि तुम्हारे बस का काम नहीं है। मजबूरन मैं रिसाले में ही लिखने लगी, मगर मुझे दुख होता था कि भाभी खुद तो पैसे कमा रही है मगर मुझे मना करती है। शादी को 1 महीना हो गया था। अब अम्मा को गुस्सा आने लगा था कि बहू सारा दिन कमरे में मोबाइल पर लगी रहती है और घर का काम नहीं करती। मगर अम्मा का सारा गुस्सा खत्म हो गया जब भाभी ने अम्मा को 50,000 रुपए दिए। इतने पैसे तो अम्मा ने सारी जिंदगी में नहीं देखे थे। वो तो भाभी के सदके वारी जाने लगी। मुझे अब भाभी पर शक होने लगा था कि वो कहानियां ही लिखती है या फिर किसी अमीर आदमी से चक्कर तो नहीं चला रही जो 24 घंटे उसके हाथ में मोबाइल होता है। मेरी कहानियों पर मुझे दाद और तहसीन तो मिलती थी, मगर पैसे बहुत कम थे। रिसाले वालों के अपने हालात तंग थे। ऐसे में आए दिन भाभी के अकाउंट में सिर्फ कहानियों से कमाए हुए पैसे देखकर मैं शक में मुब्तला हो गई। एक दिन वो बाथरूम में थी जब उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। मोबाइल पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन नोटिफिकेशन की बार से जब मैंने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। भाभी के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे। साथ ही एक मैसेज भी था, अलीजा, तुम्हारी कहानियां बहुत पसंद की जा रही हैं। इस तरह लिखती रहोगी तो महाना 2 के बजाय 5 लाख भी कमा सकती हो। मैं तो हैरान रह गई।
1 महीने के 2 लाख? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोच लिया कि मुझे भी भाभी की तरह कामयाब राइटर बनना है, इसीलिए जिद की कि मोबाइल मंगवाओ। भाभी के नाम को बहुत सर्च किया मगर कहीं भी भाभी का नाम न मिला। अलबत्ता मेरे अफसाने गूगल और फेसबुक पर मौजूद थे, मेरे नाम के साथ। मैंने फेक आईडी से भाभी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैं असल में उसकी दोस्त बनकर तमाम राज उससे उगलवाना चाहती थी कि वो कहाँ भेजती है अपनी कहानियां। आहिस्ता आहिस्ता इस फेक आईडी से मेरी भाभी से बातचीत होने लगी और दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन उसने राज खोला कि उससे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स कहानियां लिखवाते हैं और बदले में भारी मुआवजा देते हैं। मैंने जब चैनल्स के नाम पूछे तो उसने बात बदल दी। मैं अब हाथ धोकर भाभी के पीछे पड़ गई थी क्योंकि मुझे भी पैसे कमाने थे। खाली शोहरत से कहाँ गरीब का पेट भरता है। भाभी जो हर महीने अम्मा को 50,000 देती थी, उसने अम्मा और भाई का मुंह बंद कर दिया और वो भाभी से कुछ नहीं पूछते थे। एक दिन मैंने उसके कमरे की तलाशी ली। मेरा ख्याल था वो किसी न किसी कागज पर तो अपनी कहानी लिखती ही होगी ना, तो मैं देख लूंगी और इसी तरह की कहानी लिख लूंगी। मगर मुझे कहीं भी कोई कागज का टुकड़ा नहीं मिला। आखिर वो क्यों मुझसे छुपा कर लिखती थी? मैंने भाई को पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो किन के लिए लिखती है या क्या लिखती है? तो वो कहने लगा, मुझे तो नहीं मालूम। एक बार पूछा था तो कहने लगी कि आपको पैसे से मतलब है ना, इसी से रखें, आम खाएं, पेड़ क्यों गिनते रहते हैं। मैंने भाई को समझाया, भाई इतने पैसे सिर्फ लिखने से नहीं आते, तुम भाभी पर जरा नजर रखो, कहीं उसका किसी अमीर आदमी से चक्कर न चल रहा हो और वहीं से पैसे न भेजता हो। भाई कहने लगा, अरे नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। माना कि वो हर वक्त मोबाइल पर मसरूफ रहती है मगर वो बदकिरदार नहीं है, इतना तो मुझे यकीन है। तुम भी उसकी टोर लगाना छोड़ दो। सही तो कहती है वो, पैसे आ रहे हैं घर में तो इसी से मतलब रखो, अगर वो नाराज हो गई तो पैसे देना भी बंद कर देगी। मैं इस वक्त तो भाई की बातें सुनकर खामोश हो गई, मगर जाने क्यों मुझे भाभी को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं होता था। मेरी फेक आईडी से एक दिन उससे बातचीत हो रही थी तो उसने बताया कि वो बहुत जल्द अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बनाएगी ताकि कमाई डबल हो सके। ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा और मैंने भी एक बच्चों की कहानी वाला चैनल बनाकर वहां अपनी कहानियां लिखनी शुरू कर दी और दूसरी तरफ वेबसाइट बनाकर अपने नॉवल वहां पब्लिश करने शुरू कर दिए। शुरू शुरू में तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया, जबकि भाभी की जबानी पता चलता रहता था कि उसका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मैं अब इस कोशिश में थी कि किसी तरह उसके मोबाइल तक रसाई हासिल कर लूं, मगर वो बहुत चालाक थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके मोबाइल पर लॉक न लगा हो। एक दिन भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे बुखार हो गया। मैंने उसे दवा दी तो कुछ ही देर में वो सो गई। मैं उसके पास बैठी, उसके माथे पर पट्टियां कर रही थी जब अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने उसकी नींद का फायदा उठाया और उसका मोबाइल लेकर मोबाइल शॉप पर चले गए। मैंने दुकानदार को उसको लॉक खोलने के लिए कहा मगर उसने बताया कि ये लॉक फिंगरप्रिंट से खुलेगा। अगर उसे वैसे खोला तो मोबाइल रीसेट हो जाएगा और तमाम डेटा जो इसमें है वो जाया हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे डेटा ही तो देखना था। मैं मायूस होकर घर पलट आई। जैसे ही कमरे में आई तो भाभी जाग रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, मेरा मोबाइल कहाँ है? मैंने घबरा कर कहा, मैंने अपने कमरे में चार्जर पर लगाया था, उसे लेकर आती हूँ। इस बीमारी में भी उसे अपने मोबाइल की फिक्र थी, जिसका मतलब तो यही था कि जरूर कुछ था जो वो हमसे छुपा रही थी। मैंने भी अब फैसला कर लिया कि चूहे बिल्ली का खेल खत्म करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपनी फेक आईडी से भी उसे कुछ निकलवा नहीं सकी थी। रात को भाभी को मैं दवा देने गई तो उसकी दवा में नींद की गोलियां मिला दी। भाई के काम से आने से पहले ही भाभी गहरी नींद में सो गई। मैंने उसकी उंगली लगाकर फिंगरप्रिंट लॉक हटाया और मोबाइल लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। भाभी ने हर ऐप पर लॉक लगाया हुआ था। मुझे मजबूरन दोबारा भाभी के कमरे में जाना पड़ा, लेकिन तब तक भाई आ चुका था। मैंने उससे कहा, आज के दिन तुम मेरे कमरे में चले जाओ, मैं भाभी का ध्यान रखने के लिए इस कमरे में ठहर जाती हूँ। भाई चला गया तो मैंने बेहोश भाभी की उंगली लगाकर तमाम ऐप्स लॉक खोलना शुरू किए। इसके बाद मैंने एक एक करके तमाम ऐप्स चेक करनी शुरू की। बज़ाहिर तो मुझे कुछ भी ऐसा वैसा ना मिला। मुझे जो शक था कि इसका किसी अमीर आदमी से अफेयर ना हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी व्हाट्सएप चैट में सिर्फ कहानियों वाले चैनल्स के मालिकान के नंबर थे। मैंने चैट पढ़नी शुरू की तो मुझे अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। मैंने वो तमाम लिंक खोलने शुरू किए जहां भाभी की कहानियां पोस्ट होती थी। वो लिंक खोले तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि उसकी कहानियों पर लाखों की तादाद में व्यूज थे। मैंने कहानियां पढ़नी शुरू की तो कुछ फिक्रें पढ़ने के बाद मेरी बस हो गई, आगे पढ़ ही ना पाई।
انتہائی اخلاق سے گری ہوئی کہانیاں تھیں، اتنے گھٹیا الفاظ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ علیزہ جیسی پڑھی لکھی لڑکی اتنا گند لکھ سکتی ہے۔ ہر ویب سائٹ اور چینل پر اس نے ایک جیسا مواد لکھا ہوا تھا، اور اس کا جو اپنا یوٹیوب چینل تھا وہاں بھی لاکھوں کی تعداد میں ویوز تھے، لیکن کہانیاں ایسی اخلاق سے آ رہی جو انسان کا ایمان ڈگمگا دے۔ اسی وجہ سے اس کو لاکھوں ماہانہ ملتے تھے، اور وہ یہ کام بڑا چھپ کر کرتی تھی، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی۔ بھابھی کا راز جان کر میرے تو ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں امید ہی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسی نکلے گی۔ ادیب ہونا بڑے فخر کی بات ہوتی ہے اور قلم کی حرمت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر اس نے تو اپنے ہی قلم کو بیچ دیا۔ ایسی تحریریں لکھ رہی تھی جس سے نوجوان نسل میں بے راہ روی اور گمراہی بڑھ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ صبح بھابھی اٹھی تو میرے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے جب بتایا کہ تمہاری ساری اصلیت میرے سامنے کھل چکی ہے تو اس کی رنگت فق ہو گئی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی کہ میں کسی کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ تم اب ماں بننے والی ہو، ایک اہم رتبے پر فائز ہونے والی ہو، تم اپنے بچے کی تربیت کیسے کرو گی اگر تم دوسروں کو خراب کرو گی؟ یہ سب لکھنا غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ کہنے لگی کوئی گناہ نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں تو میں لکھتی ہوں نا، اور اسی کمائی سے تم سب گھر والوں کو میں پال رہی ہوں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آئی۔ مجبوراً مجھے بھائی کو بتانا پڑا کہ اس کی بیوی کی کمائی کس ذریعے سے آ رہی ہے، مگر اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کہنے لگا وہ تو صرف لکھتی ہے، کچھ غلط کام تو نہیں کرتی نا۔ میں نے ان دونوں کو کہہ دیا کہ ہمیں اس حرام کی کمائی کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے میری نیت کا پھل مجھے بھی بہت جلد دے دیا۔ ایک ٹی وی چینل کو میرا ایک ناول بہت پسند آیا اور وہ اس پر ڈرامہ بنانا چاہ رہے تھے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، ہاں کر دی۔ انہوں نے 3 لاکھ ایڈوانس دیے۔ بہت جلد مجھے پیسہ اور شہرت دونوں مل گئے، مگر بھابھی شاید کسی ٹھوکر کا انتظار کر رہی تھی جو اسے بہت جلد لگ گئی۔ وہ کہانی لکھتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اس کا مس کیریج ہو گیا۔ یہ صدمہ اتنا شدید تھا کہ وہ لکھنا بھول گئی۔ اللہ نے اس کی رسی کھینچ لی تھی۔ جو عورت دوسروں کے بچوں کو غلط راستے پر لے کر جا رہی تھی اس کے ساتھ یوں ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ لکھنا بھول جائے۔ اللہ نے اگر ایک خوبی دی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کا مثبت استعمال کرے، نہ کہ منفی۔